हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 5 है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा लेक्चर नंबर 2 है और आज का जो हमारा कंटेंट है कि सरकारी बजट के उद्देश्य, कि सर गवर्नमेंट बजट के मेन ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो एग्जाम में ये भी आपके 6 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सरकारी बजट किसे कहते हैं और सरकारी बजट के उद्देश्य बताओ। ठीक है सर। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो पूरा इसी पर है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है सर। अब देखिएगा लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे बनाया जाता है गवर्नमेंट बजट, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। बिल्कुल सर। तो देखिएगा क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं और किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह है तो आप दिए गए नंबर पर आप मुझे बता सकते हैं कि सर मेरे ये डाउट है, वहां पर मैं आपको अच्छे से सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा सरकारी बजट के उद्देश्य, ठीक है, सरकारी बजट के उद्देश्य, तो ध्यान रखना पहला उद्देश्य क्या है सर। तो पहला उद्देश्य है कि भाई जीडीपी समृद्धि की उच्च दर, जीडीपी समृद्धि की उच्च दर मतलब हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अब सर जीडीपी समृद्धि की उच्च दर का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये बताओ कि सर जीडीपी क्या होती है। सर सकल घरेलू उत्पाद, अरे वो तो पूरा उसका नाम है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी वो भी मुझे पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन होता क्या है ये मैंने आपको पहले भी बताया था राष्ट्रीय आय के अंदर। सर जीडीपी क्या होता है कि भाई एक देश की अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है वही क्या है आपकी जीडीपी। ठीक है, कि भाई एक अर्थव्यवस्था है और एक अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है वो आपके जीडीपी। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो भाई सबसे पहला उद्देश्य ही होता है बजट नीति के अंदर कि जीडीपी के अंदर वृद्धि करना। ठीक है, जीडीपी की रेट को बढ़ाना, ये हमारा सबसे पहला ही ऑब्जेक्ट है। अब ये सर कैसे हो सकता है? देखो मैंने इसको सरल शब्दों के अंदर लिखा है कि भाई अगर हमारे देश के अंदर उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, अगर अपने देश के अंदर अगर प्रोडक्शन में बढ़ाऊंगा तो अपने देश की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स वृद्धि होगी। देखो इसको कैसे होगा, मैंने इसको सरल शब्दों में लिखा है कि भाई अपनी आय तथा व्यय नीति, क्या लिखा है? अपनी आय तथा व्यय नीति के माध्यम से, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि सरकार अपनी बजट नीति के माध्यम से, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलो एक काम करता हूं मैं इसको सरकार अपने बजट नीति के माध्यम से इसी शब्द को अपना सकता हूं। ठीक है, कि भाई सरकार सरकार अपनी बजट नीति के माध्यम से, ठीक है, सरकार अपनी बजट नीति के माध्यम से सरकार जीडीपी समृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने और उसे व्यवस्थित करने का प्रयास करती है। ठीक है ना। गवर्नमेंट का पहला उद्देश्य ये होता है कि अपने देश की जीडीपी को बढ़ाना है, मतलब अपने देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के अंदर वृद्धि करनी है।
ठीक है, ताकि हमारे देश का आर्थिक विकास हो सके। अब देखो जैसे कि आधारिक संरचना, ठीक है, देखो जीडीपी के अंदर वृद्धि कैसे होती है, तो जब भी बजट बनता है तो उसमें पहला उद्देश्य है कि भी जीडीपी के अंदर वृद्धि करना, ठीक है। मतलब जीडीपी के अंदर वृद्धि कैसे होगी कि भाई कोई भी बजट बनेगा तो उसको दो भागों में विभाजित करने को, कैसे दो भागों में विभाजित कैसे होगा कि भाई एक तो होता है आधारिक संरचना पर, ठीक है, एक तो होता है आधारिक संरचना पर और एक होता है उद्योगों पर, ठीक है सर। देखो भाई आधारिक संरचना पर कैसे, अगर सरकार आधारिक संरचना पर अगर अपना खर्चा करेगी, अगर अपने आधारिक संरचना पर जितना निवेश करेगी उतना ही हमारे देश की जीडीपी में क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ में आया? यानी कि अगर अपने देश का जीडीपी बढ़ाना है तो सरकार को सड़क है, पुल है, बांध है तथा उससे संबंधित जो भी परियोजना है उस पर निवेश वह करती है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में निवेश में मैत्री वातावरण बनाया जाता है और उच्च निवेश के कारण ही जीडीपी समृद्धि अधिक होती है। समझ में? अगर जीडीपी बढ़ाना तो मुझे क्या करना होगा सर, तो आधारिक संरचना पर भी व्यय करना होगा, उद्योगों पर भी व्यय करना होता है। लेकिन अगर जीडीपी के अंदर मैं वृद्धि करने तो पहले मुझे आधारिक संरचना पर सबसे ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। अब ये सर कैसे पता लगेगा कि भाई कहां पर कितना व्यय करना है, तो जब भी ये बजट बनता है तो उससे पहले तय किया जाता है कि भाई हमें अपने देश के अंदर कहां पर सड़कों का निर्माण करना है, कहां पर बांध बनाना है, कितने फीट गहरा बांध बनाना है, ठीक है, कहां पर स्कूल खोलनी है, कहां पर हॉस्पिटल खोलने हैं। तो ये सारी की सारी जो रूपरेखा है ये एक्चुअली पहले से ही तय की जाती है, ठीक है। जब बजट बनता है तो उस बजट को बनाने से पहले उस एरिया का पूरा एक इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, उसकी जानकारी निकाली जाती है कि भाई उस जगह की मत जानकारी दो, ठीक है, बिल्कुल सर। उसी प्रकार मैं आपको कह देता हूं कि अगर कहीं पर कॉलेज बनाने हैं तो उसके लिए भी पहले बजट तय होता है, ठीक है, उसके लिए भी पहले उसकी जानकारी ली जाती है कि भाई यहाँ पर एक कॉलेज बननी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। जब वहां की आसपास से जानकारी लेकर वो इंफॉर्मेशन कहा जाती है, पार्लियामेंट में जाती है, पार्लियामेंट में जाने के बाद में वहां पर डिस्कस किया जाता है कि भैया यहाँ पर कॉलेज होनी चाहिए, तो फिर बजट में उसको उस कॉलेज को बनाने की योजना बनाता है। तो ये सारा का सारा किसमें जाता है, आधारिक संरचना पर। अगर गवर्नमेंट उन पर ज्यादा एक्सपेंसेस करेगी तो अपने देश की जीडीपी बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं? और हर बजट का एक उद्देश्य होता है कि जीडीपी में वृद्धि करना ही पहला उद्देश्य है। समझ में आया? बिल्कुल सर, क्लियर है, ठीक है। अब देखो भाई दूसरा आपके क्या है, संसाधनों का पुनः आवंटन। संसाधनों का पुनः आवंटन जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये भाई संसाधनों का पुनः आवंटन क्या होता है, तो भाई इसको समझने से पहले एक टॉपिक से याद कीजिएगा कि मैंने आपको एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पहले चैप्टर के अंदर आपको एक चीज पढ़ाई थी, एक टॉपिक पढ़ाया था कि भाई अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के अंदर मैंने बताया था कि भाई एक समस्या थी कि भाई किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है, कि भाई अमीर व्यक्ति के लिए उत्पादन करना है या गरीब व्यक्ति के लिए उत्पादन करना है, यह सबसे मेन समस्या थी, ठीक है। अब यहाँ पर संसाधनों का पुनः आवंटन है तो इसमें समस्या ये हो रही है कि भाई अगर मुझे अमीर व्यक्ति के लिए उत्पादन करना है तो फिर क्या करना होगा, एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा और अमीर व्यक्ति जो चाहेगा उन्हीं वस्तुओं का मैं उत्पादन करूंगा, ठीक है। और गरीब व्यक्ति अगर अपनी डिमांड करेगा तो एक्चुअली क्या है, वो इतना पैसा नहीं दे पाएगा। लेकिन जो धनी व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, वो अपना पैसा दे सकता है। तो एक्चुअली ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि एक उत्पादक, जो धनी व्यक्ति जो डिमांड कर रहा है उसके आधार पर वो उत्पादन बना रहा है। क्यों?
क्योंकि उसको सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। ठीक है, एक उत्पादक ये देख रहा है कि भाई यार जो धनी व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा मुझे पैसा दे रहा है और वहां पर मुझे उत्पादन करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। निर्धन व्यक्ति के लिए वो उत्पादन नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि निर्धन व्यक्ति से उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जबकि धनी व्यक्ति से उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल सर। अब समस्या ये हो रही है कि भाई धनी व्यक्ति के लिए उत्पादन करूंगा तो बेचारा निर्धन व्यक्ति जाएगा कहाँ? निर्धन व्यक्ति को भी तो भाई जरूरत है। धनी व्यक्ति अपनी ब्रांडेड वस्तुओं को खरीद सकता है क्योंकि उसके पास में पैसा है, लेकिन निर्धन व्यक्ति कहां से पैसा खरीदेगा? वो ब्रांडेड वस्तुओं को नहीं खरीद सकता। लेकिन उस निर्धन व्यक्ति को केवल वस्तुएं चाहिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसको ब्रांड से कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल आप उत्पादन करके दे दो वो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समस्या ये हुई है कि भाई जो उत्पादक है वो अमीरों के लिए तो उत्पादन कर रहा है लेकिन गरीबों के लिए उत्पादन नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब देखो कि भाई ये संसाधनों के आवंटन में उद्देश्य क्या है बजट नीति के अंदर, क्योंकि दूसरा उद्देश्य ही है। पहला उद्देश्य तो ये था कि भाई जीडीपी समृद्धि की उच्च दर, कि भाई जीडीपी को बढ़ाना। अब ये दूसरा है कि भाई संसाधनों का पूर्ण आवंटन। तो देखो भाई ये क्या कह रहा है कि बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, जिसे कीमत संयंत्र कहते हैं। संसाधनों को ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में आवंटित किया जाता है जो उच्च लाभ अर्जित करते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि एक बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी संसाधनों का उत्पादन है वो विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन यानी कि मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे कीमत संयंत्र कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर सबसे ज्यादा कीमत मिलेगी, जहां पर सबसे ज्यादा मुझे बेनिफिट मिलेगा, वहां पर वो क्या करेगा? एक्चुअली उत्पादन करेगा। ठीक है, वहां पर एक्चुअली वो सामाजिक कल्याण को खो देता है। ठीक है, कि भाई यहाँ पर एक्चुअली लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है तो उसको वहां पर ध्यान देते ही नहीं, वो तो अपना पर्सनल प्रॉफिट को ध्यान रखता है, कि पर्सनल प्रॉफिट पर डिपेंड होता है कि यार यहाँ पर सबसे ज्यादा मुझे लाभ मिलने वाला है। समाज कल्याण को ध्यान में नहीं रखता, समाज जाए उसके लिए बाहर में, ये ध्यान रखना, मतलब उसको तो अपने प्रॉफिट पर ध्यान रखना होता है। देखो, लाभ उत्पादन क्रिया का केंद्र शक्ति है। ठीक है, और सामाजिक कल्याण अपना महत्व खो रहा है। ठीक है, और सरकार अपनी कर नीति के माध्यम से संसाधनों को आवंटित कर ठीक करती है और विलासिता की वस्तुएं जो धनी व्यक्तियों के लिए उत्पादित की जाती है और उत्पादन पर उच्च कर भी लगाया जाता है। ठीक है, जबकि जीवन की अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और संसाधनों को पुनः आवंटन, जो कि सरकार की एक बजट नीति का केंद्रीय मुद्दा है, यानी कि सेंट्रल थीम है। मतलब देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, अच्छे से क्लियर करो। देखो भाई, अगर एक उत्पादक धनी व्यक्ति के लिए अगर उत्पादन करेगा तो एक्चुअली क्या होगा? समाज के अंदर कल्याण नहीं होगा, उस देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। अगर मुझे उस देश का आर्थिक विकास करना है, ठीक है, इकोनॉमिक के अंदर डेवलपमेंट करना है, तो मुझे क्या करना होगा सर? तो जो धनी व्यक्ति है जो अपने लाभ के लिए उत्पादन कर रहे हैं, तो एक्चुअली उन पर क्या करना होगा? मुझे टैक्स बढ़ाना होगा। ठीक है, और टैक्स की रेट को जब बढ़ाऊंगा तो एक्चुअली वो क्या है? उत्पादन करना कम कर देंगे। और जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति के लिए उत्पादन कर रहा है, निर्धन व्यक्तियों के लिए उत्पादन कर रहा है, तो एक्चुअली उनके लिए क्या है? टैक्स नहीं लगाया जाता, टैक्स की रेट बहुत ही कम होती है।
और उनको गवर्नमेंट सहायता भी देती है सब्सिडी के रूप में, ताकि उनका बेनिफिट हो, उनकी कॉस्ट कम आ जाए। यानी कि उसको इस तरीके से समझो कि भाई ये जो संसाधनों का जो आवंटन होता है नहीं, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का पुनः आवंटन, इसको दो भागों में दो। संसाधनों का पुनः आवंटन का मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपको आर्थिक विकास में करना है, और दूसरा मैं कह रहा हूं कि उत्पादन के रूप में, अगर जब सपोज मुझे आर्थिक क्षेत्र के अंदर अगर करना है तो मुझे क्या करना होगा सर? जाहिर सी बात है यार, अगर मुझे उत्पादन के क्षेत्र में अगर करना है, ठीक है, उत्पादन के क्षेत्र में करना तो क्या करना होगा सर? तो जो उत्पादन को बढ़ाने वाले जो संसाधन है, ठीक है, तो अगर उस पर कर, अगर टैक्स को कम करूंगा, उनको अगर सहायता दूंगा सब्सिडी के रूप में, तो क्या होगा? वहां का उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑफ कोर्स बढ़ने वाला, ठीक है। उसी प्रकार जब टैक्स की रेट कम होगी, उनको सहायता मिलेगी, तो एक्चुअली उनकी कॉस्ट भी क्या होगी? कम आने वाली है, ठीक है सर। उसी प्रकार जैसे कि उद्योग है, तो उद्योग में आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी वस्तु और सेवाएं जो होती है, उसमें एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर जो अपना हाथ डालना नहीं चाहते, मतलब प्राइवेट सेक्टर वो अपना काम करना नहीं चाहती है, तो एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करती है कि उनका उत्पादन वो स्वयं करती है। क्योंकि कई सारी ऐसी उत्पादन जो होते हैं, जो वस्तुएं होती है, तो वहां पर एक्चुअली निजी क्षेत्र काम नहीं करता है, तो वहां पर सरकार खुद अपना काम करना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, मैंने आपको बताया कि अगर अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे, जो उत्पादक है, जो प्रॉफिट के बेस पर हो रहे हैं, और उन पर अगर टैक्स लगाएंगे, टैक्स की रेट अगर ज्यादा रखूंगा, तो एक्चुअली वो क्या करेंगे? उत्पादन कम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यह हो रही है कि भाई अगर टैक्स की रेट को बढ़ाऊंगा तो उत्पादन कम करेगा, तो क्या वो गरीबों के लिए उत्पादन करेगा? देखो भाई, गवर्नमेंट टैक्स तो लगभग दोनों पर लगाएगी, लेकिन जो प्रॉफिट के रेट जो सबसे ज्यादा करे उन पर टैक्स की रेट ज्यादा रहेगी। अब वो एक प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहता है कि भाई जो टैक्स लग रहा है, और उसमें भी वो देखेगा कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पर है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो हो सकता है प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। वो देख सकता है कि भैया यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, तो हो सकता है वो वहां पर प्रॉफिट के लिए वो प्रोडक्शन कर दे। वो भाई प्रोड्यूसर की चॉइस होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मुझे भी मान लीजिएगा पता है कि सपोज कीजिएगा गवर्नमेंट जॉब के अंदर मुझे इतना पैसा मिल रहा है, और प्राइवेट जॉब के अंदर और भी इससे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो हो सकता है मैं इस जॉब को छोड़ के प्राइवेट के अंदर चला जा सकता हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है कि अगर उत्पादक पर अगर कर लग रहा है, और मान लीजिएगा जीवन की अनिवार्य वस्तु है, जैसे कि जो निर्धन व्यक्ति के लिए उत्पादित हो रही है, ठीक है, और उसको पता है कि भाई मैं अगर टैक्स अदा कर रहा हूँ और फिर भी मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हो सकता है वो उन वस्तुओं को उत्पादित कर सकता है जहां पर उसने टैक्स अदा किया है, और उसको पता है कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो उत्पादन कर सकता है, वो उसकी चॉइस है। फिर है रोजगार के अवसर। देखो तीसरा उद्देश्य ये होता है कि भाई देश के अंदर क्या एक्चुअली रोजगार के अवसर को बढ़ाना है, मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी बजट नीति बनती है तो उसके अंदर उद्देश्य ही होता है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, ठीक है। देखो भाई अपने देश के अंदर जो बजट होता है, तो उसमें नॉर्मल दो प्रकार के बातों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो अगर जीडीपी के अंदर वृद्धि करनी, तो एक तो आधारिक संरचना को ध्यान में रखा जाता है, और दूसरा होता है वो उद्योगों पर। अगर जितनी देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हो गए, कारखाने स्थापित हो गए, उतने क्या होगी देश के अंदर रोजगार ये जो बढ़ते रहेंगे, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर मुझे रोजगार के अवसर बढ़ाने तो मुझे क्या करना होगा सर? उद्योगों पर व्यय करना होगा। अगर उद्योगों पर व्यय करूंगा, नई नई योजना बनाऊंगा, ठीक है,
आधारित संरचना के अंदर भी अगर मैं विकास करूंगा तो एक्चुअली उससे क्या है, बेरोजगारी की समस्या हट सकती है। यानी कि रोजगार के अवसर के अंदर एक्चुअली मैं आपको बता दूं, देखो क्या कह रही है कि भाई सरकारी उद्योगों में निवेश तथा प्रशासकीय सेवाओं का प्रावधान रोजगार के अवसर के उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मनरेगा भी कह सकते हैं इसको, मनरेगा भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली कई किताबों में तो यही शब्द यूज हो रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ, और कई जगह मनरेगा शब्द भी पढ़ा जा रहा है। मनरेगा का मतलब है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, जैसे कार्यक्रम भारत में बजट नीति के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में जो शुरू किया है, और ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को न्यूनतम गारंटी रोजगार के रूप में प्रदान करते हैं। देखो जैसे कि मनरेगा ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है, ठीक है, और ये जो योजना है एक्चुअली एक समय के लिए होती है कि भाई इतने समय के अंदर तो आप बेरोजगार नहीं होगे, इतने समय तक आपको इतनी वैल्यू तक आपको रोजगार तो मिलेगा, इतनी मजदूरी तो आपको एक न्यूनतम आपको मिलेगी, और इतने समय तक आपको ये मिलेगी, मतलब इतने समय तक तो आप बेरोजगार नहीं होंगे, ठीक है। तो बजट के अंदर हमेशा तय होता है कि भाई देश के अंदर बेरोजगारी ना हो, रोजगार के अवसर बढ़ते रहे, ठीक है। तो ये इसका एक उद्देश्य भी होता है, ठीक है। देखना है इसके अंदर जो मेन उद्देश्य है यही है कि भाई संसाधनों का पुनः आवंटन, क्योंकि इस पर भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए कह रहा हूं। तो एक बात उसको नोट कर दो। नेक्स्ट चौथे उद्देश्य के चलते लगभग 5 या 6 उद्देश्य है, इसीलिए कह रहा हूं, नोट कर दो इसको। चलिएगा चौथा पॉइंट है आपकी कि भाई आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो भाई ये पॉइंट क्या कह रहा है एक्चुअली समझना इसको। देखो आय का असमान वितरण होता है, यानी कि किसी के आय ज्यादा होती है, किसी के आय कम होती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये भी आपको बता देता हूँ कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर अमीर व्यक्ति भी होते हैं और गरीब व्यक्ति भी होते हैं, ठीक है। यानी कि अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति इन दोनों के बीच में काफी हद तक का डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो बजट नीति के अंदर एक ये भी उद्देश्य होता है कि भाई जो भी उनकी इनकम है और जो भी उनकी असेट यानी कि जो संपत्ति है उनका एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर करे तो क्या बेहतरीन रहेगा। मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखो इसके अंदर ये सारा आपको लिखना है। देखो कि भाई भारत जैसे देशों में आय तथा संपत्ति का जो वितरण है वो उच्च रूप से विषम यानी कि असमान रूप से है, और आर्थिक विभाजन जो धनी तथा निर्धनों के बीच का अंतर है जो व्यापक एवं उच्च है, ठीक है। यही बात कह रहा है कि भाई देखो एक्चुअली आय का वितरण तो कैसा है, असमान है, यानी कि जो धनी व्यक्ति है उनकी इनकम ज्यादा है और जो निर्धन व्यक्ति है उनकी इनकम कम है। उसी प्रकार कि भाई जो गरीब और अमीर व्यक्ति है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी ज्यादा है, ठीक है। उसी प्रकार आर्थिक विभाजन की जो समस्या को सरकार बजट नीति के द्वारा दूर कर सकती है, ठीक है। ये जो अमीर व्यक्ति है गरीब व्यक्ति है अगर इस समस्या को दूर करना तो ये बजट नीति के माध्यम से आराम से इस समस्या का समाधान होता है। कैसे होगा, देखो आय का मतलब राजस्व में, ठीक है। राजस्व में सरकार समाज के निर्धन वर्गों को कर रियासत यानी कि टैक्स एक्सेम्पशन जो प्रदान करती है, और भाई दूसरी ओर मतलब सरकार के पास में दो साइड होती है, एक तो होती है इनकम और एक होती है एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में एक्चुअली सरकार है जो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त शिक्षा मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रदान करती है, और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रियासती भोजन की पूर्ति भी करती है, ठीक है। मतलब जो गरीब व्यक्ति होते हैं एक्चुअली उनके लिए कई तरह की सुविधा भी प्रदान करती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके लिए सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल की भी व्यवस्था कर रखी है, उनके इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी दे रखी है। उसी प्रकार जैसे कि अगर उनको भोजन की सुविधा नहीं मिल पा रही तो उनके लिए
एक खाद्य निगम की भी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने राशन के माध्यम से। तो आप कि भाई राशन के माध्यम से आप अनाज खरीद सकते हैं। 2 रुपए किलो गेहूँ, 8 रुपए किलो में गेहूँ, 2 रुपए चावल, 5 रुपए में शक्कर। तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। जैसे कि दिल्ली के अंदर देखा होगा कि भाई एक होता है पीला राशन, एक होता है ग्रीन राशन। तो ये सब क्या एक्चुअली सरकार की योजना है, ठीक है, ये समझ सकते हैं। बिल्कुल सर। अब देखो संतुलित प्रादेशिक समृद्धि, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या होता है, देखो ये जो चौथा पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो संतुलित प्रादेशिक समृद्धि क्या होते हैं, जिस संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, जिसको इक्वल करना। देखो क्या कह रहा है कि भाई आधारिक संरचना के विकास पर कोष आवंटित करते हुए देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर दिया जाता है, ठीक है। और भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको सेज भी कहते हैं। सेज का मतलब होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये कह सकते हैं इसको सेज, जिसको हम कहते हैं एक्चुअली सेज, ठीक है, मतलब स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भाई सेज का पूरा नाम बताइए, ठीक है ना, इधर। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सरकार जब भी बजट बनाती है तो उनके अंदर एक्चुअली जो विकासशील देश है उसको भी ध्यान में रखती है, ठीक है। मतलब जो विकसित हो चुके हैं, और ऐसे भी क्षेत्र देखती है कि भाई जहां पर भी विकास होना बाकी है, ठीक है। तो सरकार ये नहीं देखती है कि भाई जहां पर काम हो चुका है और वहीं पर खर्चा कर रही है, जहां पर काम नहीं हुआ वहां पर खर्चा नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। सरकार दोनों ओर से समान रूप से ध्यान रखेगी, समान रूप से व्यय करेगी। मतलब अगर किसी पिछड़े हुए क्षेत्र के अंदर अगर बांध बनाना है तो वहां पर बांध बनाएगी, और ये नहीं देखेगी कि भाई शहर के अंदर बांध है कि नहीं। वो ध्यान रखेगी, समान रूप से करेगी, व्यय करेगी तो समान रूप से व्यय करेगी, ठीक है। तो ये भी नहीं करेगी कि भाई जो देश विकसित हो चुका है, सॉरी जो क्षेत्र विकसित हो चुका है, ठीक है, जो क्षेत्र विकसित हो चुका है कि भाई अब यहाँ पर ध्यान नहीं रखना, और जहां पर विकास नहीं हुआ है, जहां पर काम नहीं हुआ वहां पर ध्यान रखना है। सरकार ऐसा कभी भी काम नहीं करेगी। सरकार ध्यान देगी, समान रूप से ध्यान देगी, ठीक है। सरकार वहां पर भी ध्यान देगी जहां पर विकास हो चुका है, उन शहरों के अंदर, उन क्षेत्र के अंदर भी ध्यान देगी। और जहां पर भी विकास होना बाकी है, जहां पर भी काम होना बाकी है, तो उन पर भी ध्यान देगी। जैसे कि कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो उस पर भी ध्यान रखेगी कि भाई यहाँ पर स्कूल है या नहीं है, तो वहां पर स्कूल बनाने का भी कार्य करेगी। इस क्षेत्र के अंदर बांध है कि नहीं है, जहां पर सिंचाई के माध्यम से खेती हो सके, तो उसको भी ध्यान रखेगी, ठीक है। तो सरकार एक्चुअली विकसित क्षेत्र और विकासशील क्षेत्र दोनों को समान रूप से ध्यान रखती है, दोनों का समान रूप से बजट तय करेगी, ठीक है। सरकार ये नहीं देखेगी कि भाई ये विकसित क्षेत्र है और ये विकासशील क्षेत्र नहीं। सरकार दोनों ओर समान रूप से ध्यान देगी, समान रूप से व्यय करेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे खर्चा हो सकता है, लेकिन ध्यान देगी दोनों ओर, विकसित पर भी देखेगी और विकासशील पर भी देखेगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारा आपको चीज लिखना है। उसके बाद में होता है आर्थिक स्थिरता। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पर्टिकुलर आ सकता है, ठीक है। देखो भाई आर्थिक स्थिरता के अंदर ये सारा आपको लिखना है। आर्थिक स्थिरता क्या है, देखो आर्थिक स्थिरता जो राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु, या ये कह सकते हैं कि भाई जो आर्थिक स्थिरता है ये बजट नीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु, ठीक है। इसको ये लिख लो, बजट नीति। एक्चुअली क्या मेरे दिमाग में बजट नीति की जगह राजकोषीय नीति बैठा हुआ था, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख सकता है कि भाई सरकार अपनी
सरकार अपनी तो देखो भाई, सरकार अपनी बजट नीति को अपनाकर सरकार अर्थव्यवस्था में स्फीतिक तथा अविस्फीतिक अंतरालों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर आपके सामने एक्चुअली दो शब्द आते हैं, एक तो होता है स्फीतिक, एक होता है अविस्फीतिक। ठीक है, एक्चुअली इसका चैप्टर एक अलग आता है कि भाई स्फीतिक अंतराल क्या होता है, अविस्फीतिक अंतराल क्या होता है, तो इसको मैं और भी अच्छे से गहराई से पढ़ाऊंगा, जो कि एक इसका पर्टिकुलर चैप्टर आता है, ठीक है, उसके बारे में। तो स्फीतिक और अविस्फीतिक को हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं। अभी फिलहाल ये देखो कि भाई स्फीतिक और अविस्फीतिक को कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि जो स्फीतिक और अविस्फीतिक है ना, ये एक्चुअली एक चैप्टर है आय और रोजगार का निर्धारण। तो उसके अंदर मैंने ये लगभग बताया भी था कि भाई स्फीति क्या होती है, अविस्फीति क्या होती है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो, स्फीति को अगर ठीक करना है तो एक्चुअली स्फीति को कैसे ठीक करेंगे, तो देखो भाई स्फीति का अंतराल नॉर्मली एक्चुअली सरकारी व्यय को कम करके और राजस्व को बढ़ाकर ठीक किया जा सकता है, और अविस्फीति को नॉर्मल सरकारी व्यय में वृद्धि करके राजस्व को कम करके कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर भाई स्फीति के अंतराल को अगर ठीक करना है, अगर आपको स्फीति के अंतराल को ठीक करना है तो इसको कैसे करेंगे, तो सर कि जब व्यय में कमी होगी, अगर स्फीति के अंतराल को अगर ठीक करना, आपको जो मेन चीज क्या है वो बात ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर स्फीति के अंतराल को अगर ठीक करना है तो व्यय के अंदर कमी करनी है और राजस्व को बढ़ाना है, ठीक है। जब व्यय के अंदर कमी करोगे तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब राजस्व आपका बढ़ जाएगा, और जब राजस्व बढ़ेगा तो आपकी तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और समग्र मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया? जब खर्चे कम होंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तरलता कम आएगी, समग्र मांग भी कम होगी, ठीक है। उसी प्रकार मुद्रास्फीति को अगर ठीक करना है, ठीक है, तो यानी कि जब दूसरी ओर अगर अविस्फीति को अगर कंट्रोलिंग करना तो क्या करना होगा, सोशल खर्चों के अंदर वृद्धि कर दो, जिससे राजस्व के अंदर क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। राजस्व के अंदर जब कमी होगी तो अर्थव्यवस्था के अंदर अधिक तरलता होगी और समग्र मांग भी ज्यादा होगी, मतलब बढ़ेगी, और ये क्या है एक्चुअली अविस्फीति का, इसी क्या होती है, अविस्फीति ठीक होती है। समझ में? अगर स्फीति को अगर ठीक करना है, स्फीति को अगर कंट्रोलिंग करना है तो एक्सपेंसेस को कम कर दो। अगर स्फीति को अगर कंट्रोलिंग करना है, ठीक है, अगर स्फीति को अगर ठीक करना है तो स्फीति को ठीक करने के लिए एक्चुअली क्या करना होगा, तो सर खर्चा क्या करना होगा, कम करना होगा, ठीक है। तरलता क्या होगी, जब खर्चा कम आएगा, ठीक है, तो तरलता क्या होगी सर, तो देखो तरलता क्या होती है सर, कम होती है, तो तरलता क्या होगी, कम होगी, आय क्या होगी, बढ़ेगी, आय क्या होगी, बढ़ेगी, और जो समग्र मांग है तो वो समग्र मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर अविस्फीति के अंतराल को अगर ठीक करना है, अगर अविस्फीति के अंतराल को अगर ठीक करना है तो इसको बढ़ा दो, ठीक है, ये भी बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा और ये भी आपके कम हो जाएगा। समझ में आया? सॉरी, ये आपके बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएगा, एक्चुअली बढ़ जाएगा। समझ में आया? ठीक है सर। तो ये नॉर्मल कुछ कारण थे, ये सॉरी जो उद्देश्य थे सरकारी बजट के भाई। एक्चुअली एक और आता है कि भाई सार्वजनिक वस्तुओं पर प्रावधान, तो ठीक है, वो तो बेसिक पॉइंट है, लेकिन ये जो मैं चीजें हुई मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इसको एक्चुअली व्यवस्थित नोट करना है, जो मैंने आपको क्लियर बता दी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द है जो मैं भी आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा अगले चैप्टर के अंदर। अगले चैप्टर क्या, मतलब इसी चैप्टर के अंदर है, ठीक है, जैसे कि राजस्व क्या होता है, प्राप्तियां क्या होती है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, यानी कि बजट के प्रकार में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर कर, ठीक है। जो स्फीति का अंतराल, अविस्फीति का अंतराल, इसको मैं और आगे अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। ओके, तो इसको नोट कर दो, नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। ओके, बाय।